नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बचेगी या फिर चले जाएगी, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं इस बीच खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। महाराष्ट्र के इस सियासी घटनाक्रम को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। एक और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी हाईकमान भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। खैर, उद्धव सरकार बचेगी या गिरेगी? महाराष्ट्र में सरकार बचाने की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसमें वो कामयाब होंगे या नहीं? अब चर्चा इसी को लेकर होगी। हमारी खास पेशकश संकट में सरकार में। इस वक्त हर किसी की नजर महाराष्ट्र पर है। दरअसल यहां शिवसेना नेता और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावती कदम ने सियासी भूचाल ला दिया है। यह सवाल उठने लगा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार बचेगी या फिर गिर जाएगी। हालांकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लगातार स्थिति को संभालने की कोशिशों में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनाकर मुंबई भेजे गए कमलनाथ ने कहा है कि उनके सभी नेता एकजुट हैं, लेकिन जब से ये बात सामने आई है कि सीएम उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शायद तख्ता पलट हो जाएगा। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा भंग हो सकती है। उधर सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री पद हटा लिया है। आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक और करीब आधा दर्जन निर्दलीय विधायकों समेत अभी गुवाहाटी में है। इसके पहले शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी संग सरकार बनाए जाने की मांग को लेकर कई विधायकों के साथ सूरत पहुंचे थे। बहरहाल, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में जो संकट है वो कितना गहरा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो सियासी संकट गहराया हुआ है वो किस तरफ जाता है। क्या वापस महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, जिसमें एनसीपी है, जिसमें शिवसेना है, जिसमें कांग्रेस है, या फिर एकनाथ शिंदे जिस तरह से शिवसेना विधायकों के साथ पहले सूरत में थे, अब गुवाहाटी में है, तो क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर यहां पर बीजेपी की सरकार बनती है? तो तमाम तरह के सवाल हैं और यही सवाल हम इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने अपने ट्विटर बायो से मंत्री पद भी हटा दिया है। जो बायो में ट्विटर लिखा हुआ था उसको उन्होंने, जो बायो में मंत्री लिखा हुआ था ट्विटर में, उसको हटा दिया है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ हैं किशोर तिवारी जी, जो कि शिवसेना नेता है। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गौरव मिश्रा जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बड़ा अहम सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या आप लोग की जो सरकार है वो बची रहेगी या फिर आज उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? नहीं, अभी तो हमारी सरकार है और बीजेपी चाहती है कि सरकार अस्थिर हो, तो बीजेपी ने खरोज फिरोज चालू की है, तो अभी देखते हैं। लेकिन अभी तक तो हमारे पास जो विधायक है, तो हमारे विधायकों का जो क्लेम वो बीजेपी कर रही है, उनको त्रिपुरा ले गए, गुजरात ले गए, तो ये सब चीजें हो रही है महाराष्ट्र में। और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला नहीं है, ये भाजपा के प्रजातंत्र को समाप्त करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, कभी अभी है ना, कल अकोला के किशोर तिवारी जी, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला नहीं है, लेकिन शिवसेना का तो अंदरूनी मामला है ना। तकरीबन 30 से ज्यादा विधायक आपके जो टोटल विधायक 56 है, उसमें से अगर 30 से ज्यादा विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त सूरत में है, तो ये तो शिवसेना का बड़ा अंदरूनी मामला है। लेकिन इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
नहीं नहीं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चीज हुई है यहाँ महाराष्ट्र में, क्या इसके तो परिणाम तो सब जगह हो गए। ये गुजरात में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, और ये सब चीजें बहुत गंभीरता से बाहर आ रही है, और इसका तो सब कुछ हमको सोचना ही पड़ेगा। और ये जो कुछ चल रहा है, इसका तो परिणाम देश के इकोनॉमी पे भी होगा, देश के हर चीज पे होगा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम जिस व्यवस्था से जा रहे हैं, जो चीज यहाँ पर शिवसेना महसूस कर रही है, तो मैं आपको बताने को जा रहा था कि हमारे एक विधायक अकोला के अंदर आज, जो कल सूरत में थे और आज त्रिपुरा से आए, उन्होंने ये बताया कि उनको जबरन पुलिस वाले पकड़ के रखे थे, अपनी जान बचाकर, और हार्ट फेल हो रहा है ऐसा बता के वो आए। तो वो उद्धव जी, किशोर तिवारी जी, मुझे ये बताइए, सारे विधायक महाराष्ट्र से गए, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो इतने सारे विधायकों को जबरन कोई ले जा सकता है? ये तो ये बात तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता को भी हजम हो पाएगी। नहीं, देखो मिनिस्टरों के साथ गए थे वो, जाते वक्त उनको साक्षात्कार नहीं हुआ, घटना के ये शिकार हुए, उससे उनको मालूम पड़ गया कि शिवसैनिक के। चलिए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो गए थे तो यहाँ से उनको पता नहीं था क्यों जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई 10-12 दिन से होटल में ही थे, और होटल में से उनको ले जाया गया ट्रिप बनाने के लिए, और ट्रिप बनाने के लिए ले जाने के बाद ये सब कुछ हुआ, और अब उनको उनकी गलती का एहसास हुआ है, वो लौटना चाहते हैं। तो ऐसे 20 सीधा आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। चलिए, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए गौरव मिश्रा जी, उनसे हम सवाल लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, आप जबरदस्ती शिवसेना के इतने सारे नेताओं को लेकर चले गए, और आपने गुवाहाटी में बिठा के रखा हुआ है, और आप उनको छोड़ नहीं रहे। नेताओं को कोई लेके नहीं गया है, बल्कि उद्धव ठाकरे जी ने जो बाला साहब ठाकरे की तपस्या थी उस पर पानी फेरा है, और धक्के दे करके निकाला है अपने विधायकों को। क्योंकि जो इन नेचुरल अलायंस इन लोगों ने किया था, जो विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, सभी व्यक्ति, सारे विधायक वैसे नहीं हो सकते। एक समय सीमा तक लोगों ने बर्दाश्त किया, और अंततः यह स्थिति हो गई कि शिवसेना को धक्का देकर, उसको धता बता करके, उनका साथ छोड़ करके आज अलग खेमे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो उनका प्राकृतिक स्वभाव है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, आज वो अपने विचारधारा के साथ खड़े हैं। आज अलग थलग कोई पड़ा है तो उद्धव जी पड़े हैं, और उनके चंद चुनिंदा साथी 2-4, वो भी संख्या डबल डिजिट में नहीं जाएगी। तो एक बात तो बहुत साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वापस फिर महाराष्ट्र अपनी उसी पुरानी विचारधारा की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जनता ने जो जनादेश दिया था, जिस पर मुहर लगाया था, और जिस विषय को लेकर के, और जिस नेतृत्व को लेकर के जनता ने वोट दिया था, वो पुनः फिर वही नेतृत्व दिखाई देगा महाराष्ट्र की राजनीति में। तो क्या बीजेपी सरकार बना रही है महाराष्ट्र में? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र के लोग ही तय करेंगे। महाराष्ट्र के जो चुने हुए विधायक हैं, चाहे शिवसेना के जो लोग आज अलग हुए हैं, ये सारी परिस्थितियां कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अवश्यंभावी था, यह घटनाक्रम अवश्यंभावी था महाराष्ट्र की राजनीति में। जो आज घटित हो रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता था। अंततः वही हुआ जो वहां की राजनीति को रिक्वायर्ड था, जरूरत थी। लेकिन गौरव जी, अगर आपके पास आंकड़े पूरे रहते हैं, बहुमत से ऊपर आपके पास आंकड़े जाते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर जो शिवसेना से आएंगे, जो एकनाथ शिंदे अभी बड़े नेता है, उनको आप मौका देंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि वो चर्चा में कह चुके हैं उद्धव ठाकरे के साथ कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए भी कहा है। तो कौन होगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के पास आंकड़े होते हैं, बहुमत से ज्यादा होते हैं? तो देखिए, आने वाला समय बताएगा, अंकगणित बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में निर्विवाद रूप से देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हमने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, और आगे भी हमारे नेतृत्व की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में सफलता हासिल की है, उसमें उनके नेतृत्व को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के निर्विवाद रूप से देवेंद्र फडणवीस जी नेता रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आपने साफ भी नहीं कहा, लेकिन आपने कह भी दिया कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ तो सौरभ मालवी जी जुड़े हुए हैं लगातार, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, जिस तरह की अभी स्थितियां चल रही है अभी महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है
आज कुछ शाम तक या रात तक कुछ क्लियर हो पाएगा या कितने दिन तक क्लियर हो पाएगा? क्योंकि इतने सारे शिवसेना के नेता अब गुवाहाटी चले गए हैं और वो जो एकनाथ शिंदे जो उनके नेता वो ये कह रहे हैं कि अगर शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जाती है, बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाती है तो वो वापस नहीं जाएंगे, वो शिवसेना में वापस नहीं जाएंगे। इस तरह की तमाम तरह की बातें अभी चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र में उसका अंजाम क्या होगा? भागीरथ जी, इसमें दो तीन बातों को समझना होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की एंट्री जिस तरह से सरकार के लिए हुई थी, इसकी बुनियाद ही डगमगाती हुई थी। यह बाला साहब उस कालखंड में होते और सरकार में उनकी भागीदारी होती तो महाविकास अघाड़ी नाम नहीं होता और इसके साथ कुछ न कुछ हिंदुत्व जैसा पुट जरूर दिखता। एक बात, लेकिन इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या आपको लगता है वो कांग्रेस के साथ जाते? वो आप वही उसे बिल्कुल बिल्कुल भागीरथ जी, जिस पिंड को, जिस बात को मैं बताना चाह रहा हूं, जिस पर हम लोग आगे इस बात को लेके चलेंगे। आप किशोर जी बैठे हैं, इस बात को पुराने नेता हैं, जरूर ध्यान देंगे। तो महाराष्ट्र को सत्ता में शिवसेना के आने के साथ ही ऐसी एक बुनियाद रख दिया कि जो परिवारवाद का एक बड़ा चेहरा, बड़ा फेस, जो वर्षों से सत्ता में भागीदार था लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था, परोक्ष था, उस चीज को तोड़ के मुख्यमंत्री सीधे अपने घर तक लेके आए। मुझे लगता है यह शिवसेना की एक बड़ी चूक थी, क्योंकि वास्तव में इकबाल, एक राजनीति में और समाज में इकबाल एक शब्द होता है, एक दखल था और इकबाल था। तो सत्ता में आने के बाद जन अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, सत्ता में आने के बाद प्रोटेस्ट होते हैं आपके खिलाफ। सत्ता से दूर हैं आप तो आपकी ताकत ये सब समझी जाएगी, लेकिन सत्ता में आ गए तो आपके खिलाफ आंदोलन होगा, आपसे डिमांड की जाएगी, आपसे बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। एक बात, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने लगातार उस पिंड से समझौता किया जो महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ने नींव रखी थी। यानी ठाकरे साहब की नींव को कहीं न कहीं इन्होंने हिला दिया। एक बात, अब आगे की बात जो मैं सत्ता के संदर्भ में कहने वाला हूं, कल्पना करिए कि क्या ठाकरे साहब होते किसी भी राजनीतिक दल के लिए मेजॉरिटी से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा एक साथ एक बिंदु पर अलग हो जाएंगे? मुझे लगता है कुछ भी बचा नहीं है, न इकबाल बचा है, न सत्ता बची है, और यदि बच गई तो भी सब कुछ चला जाएगा। मुझे लगता है किशोर जी इस बात को समझ रहे होंगे। किसका जाएगा सब कुछ? कांग्रेस का, एनसीपी का, शिवसेना का? किसका जाएगा सब कुछ? देखिए, ये तो शिवसेना के लिए ही चुनौती है, कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में कुछ भी खोने को नहीं है। दूसरी बात, सारा कुछ, चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं इसी लाइन के पास जाता हूं। किशोर तिवारी जी, इतनी जल्दी क्या थी आदित्य ठाकरे को कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो मंत्री शब्द है बायो से वो हटा दिया? क्या वो मान के चल रहे हैं कि सरकार अब जा रही है? इतनी जल्दी क्या थी? अभी जैसा आपने कहा अभी तो सरकार है, तो फिर आदित्य ठाकरे ने क्यों हटा दिया अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द? जब अपने साथी छोड़ के चले गए तो करा होगा उन्होंने, और मुझे नहीं लगता। नहीं, लेकिन देखिए किशोर तिवारी जी, आदित्य ठाकरे कोई विधायक नहीं है, एक बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं वो। अगर वो अपने बायो से हटा रहे हैं मंत्री शब्द, तो इसको सिर्फ हम इसको ऐसे नहीं ले सकते ठीक है उन्होंने किया होगा, इसके पीछे बहुत 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 बड़े मायने हैं। आपको लगता है कि जितनी आसानी से आपने कहा उसका मतलब इतना आसान है? मैं एक बात कर लूं कि परिस्थितियां अभी ऐसी है कि एकनाथ शिंदे कहते हैं 40 है, हम कहते हैं उनके पास 20 है, और जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती, उन्होंने सोचा होगा कि जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती, एक बार इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन मैं आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट मालवीय जी की एक बात को मैं बताना चाहता हूं कि किंग मेकर रहने के बाद या डायरेक्ट सीएम बनने के बाद जो काम उद्धव जी ने पिछले 2.5 साल में किए, दूसरा 2000 देखो बाला साहब ने जब पार्टी निकाली थी तब का आइडियोलॉजी और 2022 की आइडियोलॉजी और कोरोना के बाद उनके काम करने का ढंग,
और एक सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत बड़ा पहल। अब ये सब हम जनता में जाएंगे। हमने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, इसलिए ऐसी परिस्थिति थी कि बीजेपी के साथ हम सरकार नहीं बनाए, तो बीजेपी वालों का बोलना था कि हमने हिंदुत्व त्याग दिया। और ये सब लेके हम जनता में जाएंगे और जनता में जाने का हमारा तय हो गया है। आप ने जो कुछ मुद्दे रखे जनता ही तय करेंगी, लेकिन मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे एक मील का पत्थर थे इस मूवमेंट में, और उद्धव जी ने अपनी लाइन खींची है, और वो लाइन कितनी दूर तक वो अपनी लाइन उद्धव ठाकरे क्या सेक्युलरिज्म वाली लाइन है उनकी? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ 1 मिनट में बोल लेता हूँ, 30 सेकंड में फिर आप मिश्रा जी आ जाइए। नहीं, मैं तो वो लाइन जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कि अपनी लाइन खींची, क्योंकि बाला ठाकरे ठाकरे को हमेशा कट्टर हिंदुत्व नेता के तौर पर जाना जाता था। अब उद्धव ठाकरे की बात करें तो जो लाइन खींचे, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी लाइन है, आप विस्तार से बताएं। देखिए, सबका साथ सबका विकास, दलित और आदिवासियों के लिए न्याय, अल्पसंख्यकों को सुरक्षित का एक अच्छा माहौल महाराष्ट्र में उन्होंने खड़ा किया है, और एक शुद्ध और सियासी राजनीति में सुचिता, यह चीज उन्होंने स्टैब्लिश की है। अब बीजेपी ने छल कपट से उनसे ये संकट लाया है, तो जनता तय करेगी कि बीजेपी ने सही किया या उद्धव जी ने सही किया। मैं अभी बताता हूँ, जो मैं लोगों में घूम रहा हूँ तो मुझे लगता है लोगों में आक्रोश है। बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिश्रा जी, पोजीशन तो खराब है तुम्हारी, महाराज हिम्मत नहीं हो रही, अंदरूनी मामला बोल रहे, पैसे भी लगा रहे हैं। किशोर तिवारी जी, मुझे बस एक लाइन में इसका आंसर दीजिएगा। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे साहब को एक कट्टर हिंदुत्व नेता के तौर पर जाना जाता था, अगर उद्धव ठाकरे जी की बात करें, उद्धव ठाकरे क्या वो उन्हीं की परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर जैसा कि आपने गिना दिया, तो मुझे बताइए सेक्युलरिज्म या एक हिंदुत्व नेता, अगर दोनों में से अगर किसी एक की बात होगी तो उद्धव ठाकरे किस तरफ खड़े हैं? ठाकरे ये सबका साथ सबका विकास के साथ खड़े। मुझे तो बताइए, सेकुलर नेता या हिंदुत्व नेता, मुझे इसमें से एक नहीं, हमारा हिंदुत्व इंटैक्ट है। हमारा हिंदुत्व ऐसा है जिसमें शुद्ध धर्म का आचरण हम कर रहे हैं, शुद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं। आपने जवाब दीजिए गौरव मिश्रा जी के पास। गौरव मिश्रा जी, एक बार आपने पहले भी कोशिश की थी अजित पवार जी के साथ सरकार बनाने की, लेकिन उस वक्त वो जो कोशिश थी सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोशिश आपकी सफल होते हुए अभी दिख रही है, अभी सिर्फ दिख रही है, लेकिन ये कितनी सफल हो पाएगी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कर्नाटक में कोशिश की, सफल हो गए आप, मध्य प्रदेश में कोशिश की, सफल हो गए, राजस्थान में कोशिश थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, महाराष्ट्र में आप कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं, इस बार पुख्ता इंतजाम होंगे पूरे। और जिस तरह से अभी तो शिवसेना के नेता हैं, उस वक्त अजित पवार के साथ कोशिश कर रहे थे आप, तो क्या कुछ एनसीपी के नेता या विधायक भी शामिल होंगे आपके साथ इस जो आपकी कोशिश चल रही है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जिस समय उद्धव जी ने मुख्यमंत्री के लालच में, सियासत के लालच में, सत्ता के लोभ में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, उस समय ही ये तय हो गया कि ये दिन आएगा। इस दिन का जनता भी इंतजार कर रही थी और देश की सियासत भी इंतजार कर रही थी। और जिस तरीके से इन्होंने धोखा दिया, इनके यहाँ तो खुद अपने घर में ही बैठे विभीषण बैठे हुए हैं, जो स्वयं उनके पद से उनको हटाना चाहते रहे और अलग अलग दरवाजों पर जाकर के अलग अलग बात करते रहे। आज किशोर जी की आवाज में बहुत नरमाहट है और सबका साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं और कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये शब्द तब कहाँ गए थे जब साधु संतों को वहां पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। ये शब्द तब कहाँ गए थे जब बेरहमी से उत्तर भारत के लोगों को वहां से भगाया गया कोरोना के दौरान और तमाम लोग मारे गए। मुझे लगता है कि ये जो कालखंड उद्धव जी का रहा है महाराष्ट्र के सियासत में, महाराष्ट्र की राजनीति में, काले दिनों में गिना जाएगा इतिहास के पन्नों में। इसके लिए ये तैयार रहे और प्राकृतिक तौर पर बिना किसी प्रयास के ये जो एलायंस था, इननेचुरल एलायंस था और इसको टूटना ही था। एक न एक दिन ये स्थिति आती। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है, बाला साहब ठाकरे की जो पूरी तपस्या है, चाहे वो हिंदुत्व के लिए रही हो, चाहे वो महाराष्ट्र के लिए रही हो, उस पर कालिख पोतने का काम उद्धव जी ने किया है और उनके संगी साथियों ने किया है। आज पूरी तरह से शिवसेना की लेगेसी को खत्म करने के कगार पर खड़े हो गए उद्धव जी और किशोर जी। और यही किशोर जी आप देखिएगा कुछ समय बाद
शिवसेना के खिलाफत में बात करते हुए दिखाई देंगे और नई शिवसेना की टीम के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। शिवसेना में उद्धव जी के साथ कोई अगल बगल दिखाई नहीं देगा जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये स्थितियां अवश्यंभावी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और मुझे लगता है कि जनता एक बार वोट देती है तो 5 वर्ष के लिए देती है और विकास चाहती है। उद्धव जी ने जितने भी केंद्र सरकार के बड़े फ्लैगशिप विकास के कार्य थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रहे हो या फिर बुलेट ट्रेन के काम रहे हो, आने के साथ ही उन सब परियोजनाओं पर रोक लगाने का काम किया। तो ये भी जनता पूछेगी उनसे जब जनता के बीच में जाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, जनता उनके इस कार्यकाल को बहुत सराह रही है और जनता में बहुत नाराजगी है। जनता में नाराजगी नहीं है, जनता में हर्ष है और पूरा देश इस बात को देख रहा है और हर्ष की अनुभूति कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए था और पहले होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि यदि वहां सरकार पहले होना चाहिए था, पहले एक बार आपने कोशिश भी की थी तो महाराष्ट्र के विकास के लिए गौरव मिश्रा जी, एक बार आपने पहले कोशिश भी की थी बीजेपी ने, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब दोबारा कोशिश 2.5 साल के बाद हुई, अब देखना होगा अब इसमें कितने सफल होते हैं। अच्छा सौरभ जी, जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, देखिए राजनीति में कहते हैं कुछ भी हो सकता है और शिवसेना और बीजेपी कई सालों तक एक दूसरे के साथ अलायंस में सरकार चलाई है। अभी क्या लगता है आपको, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं और एकनाथ शिंदे ने भी जो शर्त रखी है कि अगर शिवसेना क्योंकि अगर एक आंकड़ों के हिसाब से करें तो अब जो शिवसेना है वो तो एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी हुई लग रही, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो क्योंकि 30 से ज्यादा 35 के आसपास, कभी कभी 40 का भी आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 56 है विधायक शिवसेना के। तो एक तरह से देखा जाए कि अभी शिवसेना एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं शिवसेना को। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे अगर इस चीज को, समीकरण को देखते हुए, क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनती हुई दिख सकती है महाराष्ट्र में? और है और संभावनाओं का खेल है, इसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसको ऐसे समझना होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस साहब सुबह के समय शपथ लेते हैं राजभवन में और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना होता है, ये तय रहता है, लेकिन वो बाजी पलट जाती है और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, बहुमत साबित नहीं कर पाए। अभी की जो स्थिति है कमोबेश इसी तरह की साफ दिख रही है और दल बदल कानून से इसमें आड़े नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि 40 के आसपास की संख्या जाती है तो बाकी शेष अपने आप और भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर शिवसेना नहीं है, अब यहाँ पर क्योंकि शिवसेना के तो 40 जा ही रहे, अब महत्वपूर्ण यहाँ पर पवार हो गए। और आपको ध्यान हो कि पवार महाराष्ट्र के प्रवास पर प्रधानमंत्री आज के 6 महीने पहले मिले थे पवार साहब से और एक दिल्ली के यात्रा में पवार साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी। तो मुझे लगता तो है आपको क्या लग रहा है ये जो जी बिल्कुल सौरभ जी, एक चीज और जोड़ देता हूं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अभी समीकरण बन रहे हैं इसमें अजीत पवार भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये तो राजनीति, यही तो समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी समाप्त होके एक नई समीकरण के रूप में जाते हुए जो दल बदल कानून है उसके संतुलन को बनाते हुए शिवसेना से कुछ आएंगे और फिर सभी वह समर्थक के रूप में आ जाएंगे। चलिए सौरभ जी, समय कम है, एक आखिरी कमेंट किशोर तिवारी जी से ले। किशोर तिवारी जी 20-30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिएगा, समय कम है। हमें ना तो सत्ता से मोह था, ना ही तो हम सत्ता के लिए कुछ उटपटांग बातें करेंगे। लेकिन जनता, बीजेपी ने सरकार बनाई थी और बीजेपी की सरकार अस्थिर थी। हमने सरकार बनाई, हमने जनता को हमारा उत्तरदायित्व पूरा किया। बीजेपी पहले दिन से ये पचा नहीं पाई थी कि उनको सत्ता से हमने दूर रखा। बीजेपी ये सब कर रही है, बीजेपी ने ही ये हॉर्स ट्रेडिंग की और बीजेपी ने। चलिए मुझे बस शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, क्या अगर समीकरण बनते हैं तो शिवसेना बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाएगी जैसे कई सालों तक सरकार में रही है? शॉर्ट में दीजिएगा आंसर बस। अधिकृत उद्धव ठाकरे से वो बात करते हैं, मोदी जी अगर बात करते हैं तो बात कुछ बन सकती है। चलिए तो बात कुछ बन सकती है, ठीक है। वो समय का मैं देखना होगा, पार्टी को तोड़ के ही करते तो नहीं होगा जी, देखना होगा एक आध दिन में ये चीजें किस तरह से क्लियर होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव मिश्रा जी, किशोर तिवारी जी और डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र में सरकार पर संकट अभी भी छाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे शिवसेना के विधायक, ऐसा माना जा रहा है कि 2/3 से ज्यादा शिवसेना के विधायक अभी गुवाहाटी में हैं, बीजेपी की टच में हैं, और अगर ये सभी बीजेपी के साथ आते हैं तो दल बदल कानून भी इनके ऊपर
पर लागू नहीं होगा और बीजेपी की जो रास्ता है सरकार बनाने का वो आसान हो जाएगा। और इन सब के जो लीड कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अभी अकेले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संख्या उनके पास बहुत कम है और बहुमत का आंकड़ा, अगर ये सारे विधायक उधर जाते हैं तो जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है वो गिर जाएगी। और देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से फिर सामने निकल कर आती है, क्योंकि एक बार कोशिश पहले भी हो चुकी है अजित पवार के साथ। इस बार बीजेपी की कोशिश पूरी सफल होती है कि नहीं होती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल संकट में सरकार है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।